हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ब्राह्मण साम्राज्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में सातवाहनों का तुरंत उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका उत्तर है इक्ष्वाकु। आंध्र प्रदेश में सातवाहनों का तुरंत उत्तराधिकारी इक्ष्वाकु था। सातवाहन लोगों का मूल निवास स्थान महाराष्ट्र था। यहाँ पर शकों द्वारा पराजित होने के बाद आंध्र प्रदेश में आकर बस गए, इसलिए ये आंध्र सातवाहन कहलाए। सातवाहनों का समाज मातृसत्तात्मक थी। अब अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति शुरू की? तो इसका उत्तर है सातवाहन ने। सातवाहनों ने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की परंपरा को प्रारंभ किया था, लेकिन गुप्त काल में सबसे अधिक संख्या में ब्राह्मणों एवं मंदिरों को भूमि दान में दी गई थी। अब अगला प्रश्न है, किस सातवाहन राजा ने पश्चिमी भारत के शक शासक रुद्रदामन एक की लड़की से विवाह किया था? तो इसका उत्तर है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। सातवाहन राजा वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने पश्चिमी भारत के शक शासक रुद्रदामन प्रथम की लड़की से विवाह किया था। इन दोनों के बीच 2 बार युद्ध हुआ था। रुद्रदामन प्रथम ने वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को दोनों बार पराजित किया था, लेकिन दामाद होने के कारण उसका सफाया नहीं कर पाया था। अब अगला प्रश्न है, दक्षिणापथपति की पदवी पहले किसने ग्रहण की थी? तो इसका उत्तर श्री सातकर्णी प्रथम ने। दक्षिणापथपति की उपाधि सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम ने धारण किया था। इससे 2 अश्वमेध यज्ञ एवं एक राजयशु यज्ञ करके सम्राट की उपाधि धारण किया था। अब अगला प्रश्न है, कन्नव राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कन्नव राजवंश का संस्थापक वासुदेव था। कन्नव राजवंश का संस्थापक वासुदेव कन्नव था। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके उसके मंत्री वासुदेव कन्नव ने कन्नव वंश की स्थापना की थी। कन्नव वंश का अंतिम शासक सुशर्मन था। अब अगला प्रश्न है, इन राजवंशों को ऐतिहासिक अनुक्रम से लगाइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात सबसे पहले शुंग, उसके बाद कन्नव, फिर सातवाहन और लास्ट में इक्ष्वाकु। इस प्रश्न में राजवंशों का ऐतिहासिक अनुक्रम इस प्रकार है: शुंग, कन्नव, सातवाहन एवं इक्ष्वाकु। सातवाहन लोगों का मूल निवास स्थान महाराष्ट्र था। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। इनका समाज मातृसत्तात्मक थी। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से जोड़े सही मिलान वाले हैं? तो इसका उत्तर है विदिशा शुंग। इस प्रश्न की सही मिलान है, शुंग शासकों की 2 राजधानी थी, पाटलिपुत्र एवं विदिशा। कुषाण शासकों की 2 राजधानियां थी, मथुरा एवं पुरुषपुर। इसे हम पेशावर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर कनिष्क ने संघाराम नामक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। अब अगला प्रश्न है, सातवाहनों की कार्यालयी भाषा क्या थी? तो इसका उत्तर है प्राकृत भाषा। सातवाहनों की कार्यालयी
भाषा प्राकृत थी। सातवाहनों ने अपने अभिलेख में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया था। सातवाहनों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के चलवाए थे। अब अगला प्रश्न है, श्रमण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर है चामुंड राय ने। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण चामुंड राय ने कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन की अंतिम अवस्था में जैन गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला के चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर चला गया, जहां अपने जीवन का शेष दिन बिताया था। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जो आज भी चंद्रगुप्त मौर्य के बस्ती के नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे किसके? तो पुष्यमित्र शुंग के। महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पतंजलि ने ही योग दर्शन का प्रतिपादन किया था। योग के प्राचीनतम उदाहरण हमें सिंधु घाटी सभ्यता काल से ही मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति महादेव की मूर्ति इसका सबसे बड़ा सबल उदाहरण है। अब अगला प्रश्न है, मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो इसका उत्तर है समाहर्ता। मौर्य काल में राजस्व इकट्ठा करने वाला अधिकारी समाहर्ता था। सन्निधाता या फिर कोषाध्यक्ष राजकीय कोष का मुख्य अधिकारी होता था। प्रशासता राजकीय आदेशों का लिपिबद्ध कराने वाला एवं राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला मुख्य अधिकारी था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? तो इसका उत्तर है प्रतिष्ठान। सातवाहन शासकों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। इसे हम पैठण के नाम से भी जानते हैं। सातवाहन राजवंश की स्थापना शिमुक ने किया था। सातवाहन लोगों का मूल निवास स्थान महाराष्ट्र था। शकों द्वारा पराजित होने के बाद ये आंध्र प्रदेश में आकर बस गए, इसलिए इन्हें आंध्र सातवाहन कहा गया था। सातवाहनों का समाज मातृसत्तात्मक थी। अब अगला प्रश्न है, बृहत कथा के लेखक कौन थे? तो इसका उत्तर है गुणादयी। बृहत कथा के लेखक गुणादयी था। यह सातवाहन वंश के शासन हाल के दरबार में रहता था। सातवाहन वंश का शासक हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती जैसी पुस्तक की रचना की थी। अब अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो इसका उत्तर है शुंग वंश। मौर्य वंश के तत्काल बाद शुंग वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था। मौर्य वंश का शासन काल माना जाता है 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। शुंग वंश का शासनकाल माना जाता है 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक। अब अगला प्रश्न है, शुंग राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर है पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग राजवंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग की 2 राजधानियां थी, पाटलिपुत्र एवं विदिशा। विदिशा वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो इसका उत्तर है सप्त
सिंधु में। लगभग 1500 ईसा पूर्व में आर्यों ने जहां अपने निवास स्थान के रूप में अपनाया वह सप्त सिंधु अर्थात 7 नदियों का क्षेत्र कहलाया। इस क्षेत्र को ब्राह्मणवर्ता भी कहा जाता है। बाद में आर्य उत्तर वैदिक काल के दौरान सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र की ओर निवास के लिए अग्रसर हुआ। इस क्षेत्र को आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो इसका उत्तर है बी अर्थात गौतमी पुत्र सातकर्णी। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की थी। सातवाहन शासकों में गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे प्रतापी था। सातवाहन शासकों ने ही भारत में सर्वप्रथम भूमि दान में देने की परंपरा प्रारंभ की थी, तो वहीं ब्राह्मणों एवं मंदिरों को सबसे अधिक भूमि गुप्त काल में दान में दी गई थी। सातवाहन लोगों ने ही भारत में सर्वप्रथम शीशे का सिक्का चलाया था। अगला प्रश्न है, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली? तो मौर्य वंश की जगह शुंग वंश ने ली थी। मौर्य वंश के बाद जो नवीन वंश प्रकाश में आया उसे हम शुंग राजवंश के नाम से जानते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। बृहदत्त के सेनापति का नाम पुष्यमित्र शुंग था। इस प्रकार मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में जिस राजवंश की स्थापना कर दी थी उसे हम प्राचीन भारत के इतिहास में शुंग राजवंश के नाम से जानते हैं। पुष्यमित्र शुंग की 2 राजधानियां थी, पहला पाटलिपुत्र एवं दूसरा विदिशा। विदिशा वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में है। अब अगला प्रश्न है, भारत में मुगल शासन को खत्म करने का एक बड़ी सीमा तक श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका उत्तर है मराठा को। भारत में मुगल शासन को खत्म करने का एक बड़ा सीमा तक श्रेय मराठा को दिया जाता है। अब अगला प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो इसका उत्तर है कण्व अर्थात कण्व वंश ने। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मारा डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या फिर कण्वायन नाम से जाना जाता है। शुंगों के नाम से यह भी ब्राह्मण वंश था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो इसका उत्तर है गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते चातुर्वर्णीय अर्थात 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर अर्थात वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था कौन? तो सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक, शिमुक या फिर सिप्रक दिया गया है, जिसने कण्व वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। अब अगला प्रश्न है, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो इसका उत्तर है सातवाहन का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना
राजवंश था कौन? तो सातवाहन। उपयुक्त राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश सातवाहन था। इस वंश के संस्थापक शिमुक ने संभवतः ईसा पूर्व प्रथम सदी के द्वितीयार्ध के शासन किया और उसका शासनकाल 60 ईस्वी पूर्व से 37 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। अब अगला प्रश्न है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो इसका उत्तर है मत्स्य पुराण में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मत्स्य पुराण में कुल 19 राजाओं की सूची मिलती है। अब अगला प्रश्न है, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी कहाँ? तो अमरावती में। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या फिर पैठण में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भृत्य या फिर आंध्र जाति कहा गया है। उनकी आरंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। इस वंश की स्थापना शिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईस्वी पूर्व में कन्नव वंशीय शासक सुशर्मा की हत्या करके की थी। पुराणों के अनुसार कृष्ण का पुत्र एवं उत्तराधिकारी सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा था। इसके शासन के बारे में हमें नागनिका के नानाघाट अभिलेख से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? तो इसका उत्तर है प्रतिष्ठान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रस्तुत हुआ है? तो इसका उत्तर है गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है, जिसका तात्पर्य है अद्वितीय ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।